नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज गांधी जी की पुण्यतिथि है 30 जनवरी और बहुत से कार्यक्रम हुए हैं। इसी बहाने कम से कम गांधी को एक दिन और याद कर लेते हैं। लेकिन उसी पुण्यतिथि के वाले दिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं देश में जिसका जवाब बहुत सीधे सीधे नहीं है। जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह का मार्केट में होता ही है, इस तरह का चलता ही है, इत्यादि इत्यादि। मैं बात कर रहा हूँ अडानी जी का, जो अभी कुछ उनके बिजनेस पे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। और प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हिंडनबर्ग जी जो हैं, जो न्यूयॉर्क सिटी की एक रिसर्च फर्म है, उन्होंने उनके ऊपर कुछ सवालिया प्रश्न किए हैं। और पब्लिक डोमेन में है, सारे पेपर्स में है, सबको पता है क्या हो रहा है। और कुल उन्होंने जब ये सारा चीज़ें मीडिया में आई और पब्लिक डोमेन में आई तो पता ये लगा कि 106 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की है। और उन्होंने बताया कि ये करीब हम 2 साल से, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ उन बातों को, आप नहीं पहले भी जानते हो, 2 साल से वो इस पर रिसर्च कर रहे थे। डीपली रिसर्च है, सारे पेपर हैं, सारे वो हैं। और उसमें उन्होंने 88 क्वेश्चंस पूछे अडानी जी की कंपनी से कि भाई आप इन प्रश्नों के जवाब दिए। और ऐसे ही होता भी है। उसमें से बहुत से प्रश्न थे और उनका कहना यह था कि ये जो टोटल ग्रुप है उसने मार्केट को ठीक से मैनिपुलेट किया है और उसकी जो रियल वैल्यू है वो उतनी नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहला रिएक्शन जो अडानी जी का आया, भाई बड़े आदमी जिनके प्राइवेट जहाज पे बैठ के मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेने अगर आ रहे हैं 2014 में, तो बड़ा आदमी होगा। खैर, उनका पहला रिएक्शन आया जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा कि कोर्ट में ले जाने की धमकी, और उनसे कहा कि आपके ऊपर हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। ये बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शन था और जनरली जैसे होता है, लोग डर जाते हैं। मेरे शो में एक रवि नायर जी आए थे अभी 2 दिन पहले, पत्रकार हैं, किताब लिखते हैं, पत्रकार हैं। उनके ऊपर अंबानी जी, छोटे अंबानी जी ने 5,000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा कर दिया था। उनकी तनख्वाह 5 लाख नहीं होगी, उनके ऊपर 5,000 करोड़ का। तो उसी तरह की एक प्रैक्टिस थी। लेकिन हिंडनबर्ग ने कहा कि आई वेलकम दिस, मैं चाहता हूं कि आप कोर्ट में आइए। और उसने ये भी कहा कि आप अमेरिकन कोर्ट में आइए, यहां सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप भी अपने कागज दीजिए, मैं भी अपने कागज दूं। और अमेरिकन कोर्ट का एक खतरा हिंडनबर्ग के लिए यह है कि वो वहीं को बिलोंग करते हैं, न्यूयॉर्क सिटी को। और अगर वहां कोई एडवर्स जजमेंट कुछ ऐसा होता है ऊंच नीच, तो उनके लिए खतरा ज्यादा है, क्योंकि उनको वहां पे कुछ ना कुछ तुरंत ट्रायल और तुरंत उनके ऊपर सजा हो सकती है। खैर, इस 88 जो क्वेश्चंस थे उसका फिर बहुत कुछ बातचीत करके एक जवाब 413 पेज का, 413 पेजेस का एक जवाब अडानी जी की तरफ से हिंडनबर्ग जी को गया और पब्लिक डोमेन में भी आया, सबको सार्वजनिक किया गया। जहां पे मुख्य रूप से ये कहा गया, जो उसका मूल तत्व है वो मैं बता दूं। उसमें अडानी जी के कंपनी ने ये कहा कि ये किसी कंपनी के ऊपर अटैक नहीं है, बट इट इज अ कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया। अब ये भी इंडिया के ऊपर अटैक हो गया। वो जो पुराना है ना कि अगर आप मेरे साथ नहीं तो आप देशद्रोही, अगर आप मेरे साथ नहीं तो, मतलब जो ये तो आप सुनते ही आ रहे हैं। आप 2014 के बाद तो लगातार आपके कानों में पड़ रहा है कि अगर ये नहीं, तो वही धुन और वही चाल पकड़ी अडानी जी ने भी कि दिस इज अ कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया। उन्होंने इंडिया के ऊपर कर दिया। और फिर उनका द इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड द ग्रोथ स्टोरी एंड एम्बिशन ऑफ इंडिया, जो भारत की जो आगे आने वाले जो भी कुछ है उसके ऊपर ही अटैक है। उन्होंने अपने को भारत मान लिया। तो भाई ठीक है, हो सकता है गौतम अडानी साहब भारत मतलब गौतम अडानी, गौतम अडानी मतलब भारत, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और जैसा होता भी जा रहा है, जितना उनके पास धन आ जा रहा है। अब गौतम अडानी जी की तरफ से इसकी टाइमिंग पे, मतलब गौतम अडानी मतलब जब मैं बोल रहा हूं तो उनकी कंपनी की तरफ से इनकी टाइमिंग पे सवाल किए गए हैं कि उनका ये कहना है कि भाई ये टाइमिंग ऑफ दिस इज, कुछ प्रश्न है, मूल प्रश्न है। पहला ये है कि ये जिस समय किया गया तो हमारा एफपीओ आने वाला था और उस एफपीओ को पंचर करने के लिए किया गया, ऐसा उनका एलिगेशन है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है। अब ये किसने करवाई है, क्या करवाई है, इस पर वो चुप है। फिर कह रहे हैं नॉर ऑब्जेक्टिव, ये बहुत स्पेसिफिक भी नहीं है। मुझे तो ऑब्जेक्टिव लग रही है रिपोर्ट, अगर आप पढ़िए तो उन्होंने बहुत स्पेसिफिक चीजें बोली हैं कि इनके छोटे भाई साहब
इनके बड़े भाई साहब, इनके बहनों जी, इनके मतलब इनके बाकी, उसने बहुत स्पेसिफिकली बात कही है। अब आप कह रहे हैं नहीं है, फिर कह रहे हैं नॉर इट इज वेल रिसर्च्ड। अब भाई हम लोगों को ये वेल रिसर्च लग रही है कि भाई इसमें इतने जितने डिटेल दिए हैं, किस तरह से इनके सीए साहब जो हैं, बच्चे मतलब बहुत कम उम्र के लोग हैं जो इनके सीए हो गए हैं, जितना मुश्किल सीए के वो देखते हैं, सारे 2 साल तक उन्होंने रिसर्च किया है, ये कहते हैं नहीं। फिर उन्होंने कहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये कहा है उन्होंने कहा हिंडनबर्ग जी जो है वो शॉर्ट सेलर हैं। अब शॉर्ट सेलर का मतलब यह है कि आप, मैं जल्दी से 1 सेकंड में समझा दूं, आज का भाव मान लीजिए 100 रुपए है, तो और अगर मैं जान रहा हूं कि ये शेयर नीचे जाएगा तो 100 रुपए में बेच दूंगा और वो शेयर को 80 रुपए 70 रुपए जहां पे भी मैं खरीद लूंगा तो मेरा ये प्रॉफिट हो जाएगा। बेचा 100 पे, खरीदा 70 पे, अब आप कहेंगे प्रॉफिट, मेरे पास शेयर नहीं है, इट्स ऑल नोशनल। तो मैंने ये मान के कि मेरे पास शेयर है, मैंने 100 शेयर बेच दिए, नीचे 70 खरीद लिए, तो ये जो 30 रुपया है ये मेरा प्रॉफिट हो गया एक शेयर के पीछे। ये शॉर्ट सेलर है। आज मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये शॉर्ट सेलर हैं और ये एसआई है और ये कर रहे हैं, ठीक है, उसको शॉर्ट सेलर है, तो आज फिर क्यों आपके शेयर गिर रहे हैं? आपकी जो 7 मेन कंपनी है जिसमें अडानी लिखा हुआ है, बाकी 3 कंपनीज को, एनडीटीवी और एसीसी को इसलिए नहीं, उसमें अडानी अभी नहीं जुड़ा है, उसमें अडानी एंटरप्राइजेस को ऐसा लगता है कि आपने परसों की ओपनिंग, क्योंकि वो आपका एफपीओ उसी में आ रहा है, तो आपने कुछ 100-150 रुपए उसमें बढ़ा के किसी तरह से बंद हुआ और आप उसमें मेहनत कर रहे थे। वो शेयर एक समय गया तो 2800 कुछ रुपए पे बंद हुआ है। एज कंपेयर टू फ्राइडे आपका प्राइस कुछ और है, वो आगे बात करेंगे। आपका अडानी पोर्ट फ्लैट करीब करीब बराबर 5 पैसा बढ़ के बंद हुआ है। बाकी पांचों शेयर में सर्किट लगा हुआ है। सर्किट मतलब आप नीचे जो बेचने गए थे उससे नीचे मतलब ट्रेडिंग बंद कर दी गई। तो अगर आपको लग रहा है कोई शॉर्ट सेलर इतना कर सकता है, इतना कॉन्फिडेंट है और वो ऐसे कर, तो आप भी ये कर लीजिए। आपको जब ये पता है टेक्निक, तो आप भी शॉर्ट सेलिंग किया ना, करिए ना, तो आप तो ये कर सकते हैं, आपको तो ये पता ही है। हिंडनबर्ग का जो जवाब 413 पेज की रिपोर्ट का है, उसमें हिंडनबर्ग का ये कहना है कि 413 पेज में केवल 30 पेजेस आर आंसर, केवल 30 पेज का आंसर है, 350 पेज का तो एनेक्शन लगा दिया है, इत्यादि इत्यादि कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। और यह भी कहा है कि 88 में से 62 क्वेश्चंस आउट ऑफ 88, 62 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी। अब नेक्स्ट ये समझना है कि ये मार्केट क्यों टूट रही है, मार्केट, वाई मार्केट इज फॉलिंग। और उसमें एक चीज जरा ये भी समझना है कि जो एफपीओ आया हुआ है अडानी साहब का, अडानी एंटरप्राइजेस का, वो टोटल पैसा उसमें उनको जमा, मतलब उनको रेस जो करना था वो 20,000 करोड़ करना था। टोटल शेयर इशू करने थे 4 करोड़ 55 लाख। तो जो उनका प्राइस बैंड है, जिस प्राइस पे वो देंगे, वो 3,112 रुपए से लेके 3,276, द प्राइस बैंड इज 3,112 टू 3,276। इस पे वो 4.5 करोड़ शेयर उनको निकालने हैं। मार्केट में शेयर मिल रहा है, उस दिन 2750 का मिल रहा था, आज 2850 का मिल रहा है। ज्यादा में क्यों खरीदेगा कोई? आप खरीदेंगे, कोई भी खरीदेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो खरीद रहे हैं, कुछ वीर लोग हैं। वो वीर कौन है? एसबीआई एम्प्लॉयज पेंशन फंड है, एलआईसी है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है। मतलब जितने सरकारी लोग हैं ये लोग खरीद रहे हैं, सस्ते में अवेलेबल है, खरीद रहे हैं, महंगे में कमिट कर रहे हैं कि हम महंगे में आपका लेंगे। बाजार भाव से ऊपर क्यों ले रहे हैं ये नहीं मालूम। अब दूसरा एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एलआईसी ने करीब 74,000 करोड़, 74,000 करोड़ रुपए निवेश कर रखे हैं अडानी जी में, और जबकि बाकी म्यूचुअल फंड हैं उन्होंने नहीं लगाए हैं। म्यूचुअल फंड की जो टॉप होल्डिंग, उसमें अडानी के शेयर्स बहुत कम दिखते हैं, उनको ये रिस्क ज्यादा लगता है। लेकिन एलआईसी को तो डंडा मार के कहा गया लगाओ, तो उसने लगाया है। उनका उस 74,000 करोड़ में फ्राइडे को, मुझे आज की फिगर नहीं है मेरे पास, फ्राइडे को ऑलरेडी वो 18,000 करोड़ उनका जा चुका था। अब एक लोन का भी इनका समझ लीजिए, मोटे तौर पे समझ लीजिए, अभी वो मैं स्पेसिफिक पे नहीं आ रहा हूं। आप सुन रहे होंगे कि लोन बहुत ज्यादा है, लोन बहुत ज्यादा है। लोन का खेल क्या है इनका? इनका खेल यह है कि इनका शेयर मान लीजिए 200 रुपए का है। अब ये उस शेयर को मैनिपुलेट करके ले जाते हैं 2,000 रुपए, फिर ये बैंक में जाते हैं, उस 2,000 रुपए के शेयर को दिखा के, जो मैनिपुलेटेड है, जो हिंडनबर्ग कह रहा है, ये 1,400-1,500 रुपए का कर्जा ले लेते हैं। शेयर 200 रुपए का, मैं ले गया उसको 2,000, लोन ले लिया मैंने उस शेयर को प्लेस करके 1,400 रुपए का। ये टोटल गेम है।
दूसरा एक छोटा सा मैं और इसलिए बता दूं कि कैसे क्या क्या कहां कहां हो रहा है। सरकार से ये कहते हैं मैं आपका पोर्ट चलाऊंगा, मैं आपका एयरपोर्ट चलाऊंगा। हालांकि एयरपोर्ट में एक समय प्रावधान था कि 3 से ज्यादा एयरपोर्ट एक कंपनी को नहीं दिए जाएंगे, लेकिन चूंकि अडानी जी आ गए तो ये रूल को चेंज किया गया, अब आप कितने भी ले सकते हैं। खैर, अब आपने एयरपोर्ट ले लिया या पोर्ट ले लिया या सरकारी कोई भी चीज ली, ये आपको लीज पे मिली, आप इसके ओनर नहीं हुए हैं, क्योंकि ओनर होते तो आपको बहुत पैसा देना पड़ता। तो आपने कम पैसा दिया और आपने इसके लीज ले ली, और ये लीज आप बैंक में गिरवी रख के इसके अगेंस्ट लोन ले रहे हैं। जबकि पुराना कानून ये था कि आप लीज की हुई प्रॉपर्टी को एज कोलेट्रल गिरवी नहीं रख सकते थे। तो एक ये है। एक और आपको इंटरेस्टिंग, इसलिए ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ये किस बुरी तरह से धांधली चल रही है उसका वो है। झारखंड में एक जगह है गोड्डा। गोड्डा में अडानी जी का एक पावर प्लांट लग रहा है जो 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, और इससे जो पावर जनरेट होगी वो सप्लाई होगी बांग्लादेश में। और ये थर्मल पावर प्लांट है, याद रखिएगा, ये हाइड्रो या वो नहीं है या ग्रीन नहीं है, थर्मल है। और ये सारा कुछ इनको परमिशन और इसके बाद का, ये सब 2014 में के बाद की बात है, उससे पहले नहीं है। जो कहते हैं ना, ये सब 2014 के बाद है। 800 मेगावाट के दो हैं, मतलब 1600 मेगावाट का है। उसके लिए 425 हेक्टेयर जमीन ले चुके हैं। उसके बाद उन्होंने दौड़ धूप करके उसको एसईजेड भी घोषित करवा लिया। अब वो एसईजेड हो गया है। अब एसईजेड से क्या होगा, जो पावर ये यहां जनरेट करेंगे जो 100% बांग्लादेश में जाएगी, उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं रहेगा। उसमें टैक्स की बहुत कंसेशन है, बहुत एक्सपोर्ट पे। उसमें देयर इज नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट। आप कोयला इंपोर्ट करना है, कुछ करना है, कोई लाइसेंस की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप एसईजेड में आ गए। नो रूटीन, और ये इंपॉर्टेंट है और सुनिएगा, नो रूटीन एग्जामिनेशन बाय कस्टम अथॉरिटीज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कार्गो। कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। मुद्रा पोर्ट में क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा ड्रग कहां पकड़ी गई है, ये आप अपना गूगल करके देख लीजिएगा। अब इसका कोयला जो है वो भी है कि इसका कोयला विदेश से इंपोर्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया से मुख्य रूप से, और भी कंट्रीज से कोयला आएगा बाहर से। कोई लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है कि लोकल कोयला खदानों में काम मिल रहा है। लोकल जो हमारी कोल इंडिया की खदानें हैं जिनके पास कोयला है, उनको नहीं है, विदेश से इंपोर्ट हो रहा है। अब वो मैं उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे कि मैं कोयला जानता हूं, मैं कोयले को मैंने ये इस काम को मैंने खुद अप किया है, मतलब मैं जब नौकरी में था। जो इंपोर्ट किया जा रहा है ये सारा कुछ 100% इंपोर्ट है। अब कोई लोकल इससे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं। अब एक तरफ तो देश में ग्रीन एनर्जी फलाना एनर्जी, ये करो, अब घर के ऊपर वो लगा लो, मतलब जो बिजली से कैसे पैदा करेंगे सूरज से, इत्यादि इत्यादि। और यहां पे क्या हो रहा है, आप थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं, वो भी 100% एक्सपोर्ट के लिए। क्यों? प्रदूषण हमारे यहां, प्रदूषण हिंदुस्तान में, माल बांग्लादेश में। ये कहीं सुना है आपने इस तरह की बातें? भाई जब, अच्छा वो भी कोयला तुम इंपोर्ट करके ला रहे हो, तो जब ऐसा ही तुम्हारा, तुम कोयला तुम इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करना है बांग्लादेश, तो बांग्लादेशी में जाके क्यों नहीं लगा दे रहे हो? वाई यू आर यूजिंग इंडियन सॉइल? ये कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा? और उसमें भी हिंदुस्तान को ना टैक्स में भी कोई वो नहीं मिल रहा है कि हिंदुस्तान को अपने टैक्स, एक तरह से रेवेन्यू को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा ये सब। लेकिन आप अडानी जी तो अडानी जी है। गोड्डा का एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह के एक नहीं हजारों एग्जाम्पल है। आप जो इनका कागज उठाइएगा वहां इस तरह का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एक बात और मैं इसके साथ खत्म करूंगा, एक बात मैं जल्दी से और बता दूं, और वो मैं एक टेबल लगा रहा हूं। वो टेबल आज जिस समय मैं इस शो को रिकॉर्ड कर रहा था उस समय का है। उसमें ये जब क्राइसिस शुरू हुई थी, 2 नंबर 3 नंबर पे सबसे दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में थे। ये कल गिर के फ्राइडे को 7 नंबर पे आ गए थे। अब ये 8 नंबर पे बैठे हुए हैं। 8 नंबर और 9 नंबर में पॉइंट का दशमलव का फर्क है, कुछ 0.6 पॉइंट। तो ये हो सकता है कि अब तक ये 9 नंबर पे आ गए हों, और 8-9 एक साथ अगर हैं, दोनों 86% मान लीजिए, तो 84% पे मुकेश अंबानी जी बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल जगह पे हैं। मैंने एक टेबल जो ये लगाई है वो आपके लिए इसलिए लगाई है कि आप उसको जरा देख लीजिए, और उस टेबल में जो पहले 10 व्यक्ति हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति, वो क्या रैंक है, नेटवर्थ है, कंट्री है, लेकिन उसके बाद वो क्या बनाते हैं, आपने उनके नाम सुने होंगे। जो पहले हैं लुई वितो बोलते हैं, शायद बहुत महंगे फैशन के हैं, मतलब हम लोग क्या है कब सोचा ही नहीं जा सकता है। दूसरा टेस्ला आपने सुना ही है,
स्पेस, वो आपने सुना है, अमेजॉन, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे कुछ जो है वो ब्रांड आपको पता है कि लोग कुछ बनाते हैं जिसको अगर उस भाषा में कहें देयर इज समथिंग ऑन द शेल्फ विच यू कैन बाय, वहां कुछ है जिसको आप खरीद सकते हैं। रिलायंस भी, अब पहले नहीं रिलायंस भी, अब जियो है कम से कम उसके पास। भाई साहब के पास क्या है, खुद सोचिएगा। अडानी जी हमारे, व्हाट इज देयर फॉर हिम जो कोई खरीद सकता हो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मतलब देयर आर थिंग्स विच आर देयर ऑन द शेल्फ, जिसको बोलते हैं व्हाट इज देयर ऑन द शेल्फ एज फार एज मिस्टर अडानी इज कंसर्न, दोस्ती है। मेरे ख्याल में अडानी जी का जो, और शायद जीवन का बहुत अहम पहलू है, दोस्ती है। आपके पास सब कुछ हो, मेरे पास दोस्त है। तो लेट अस प्रे कि दोस्ती देश से बड़ी ना हो जाए, दोस्ती दोस्ती रहे, देश देश रहे, क्योंकि कभी कभी दोस्ती के चक्कर में लोग मालूम नहीं क्या क्या कर जाते हैं। तो इस समय थोड़ी मुश्किल हालात हैं। आज शेयर मार्केट ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं किया है, मुश्किल है। और मुझे ये लगता है कि जितनी जल्दी इससे ये निपट लेंगे, साफ साफ हो जाएंगे, उतना आसान है, नहीं तो द रोड अहेड इज नॉट वेरी कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच।